हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली पुरुषों के लिए। और आज हम ये भी बात करेंगे कि क्या क्या करके हम हमारे जो हेयर है उसको रीग्रो कर सकते। तो आज हम ये चीज़ें कवर करने वाले हैं जहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल होता है, क्या क्या अर्ली साइन है, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, मुझे गंजापन हो रहा है। तो उनके बारे में भी बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा, उसके क्या क्या बेस्ट ट्रीटमेंट्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप घर पे कर सकते हो हेयर फॉल को रोकने के लिए। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हम हेयर की ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम नहीं करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं। मतलब हेयर फॉल के साथ जुड़ी हर एक चीज़ को आज हम कवर करने वाले हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। तो हेयर फॉल होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये दुनिया भर के पुरुषों को अफेक्ट करती है। लेकिन नॉर्मल हेयर फॉल भी होता है। नॉर्मल 5, 10, 15 बाल अगर आपके गिर रहे हेयर वॉश करते टाइम, तो उसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, आपकी हेयर थिन हो रहे, बाल पैचेस दिख रहे, कंप्लीट बाल्डनेस हो गया, तो डेफिनेटली वो एक अलार्मिंग साइन है। और पुरुषों में हेयर फॉल होने के काफ़ी रीज़न होते हैं। जेनेटिक हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, या फिर बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल, बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस हो सकता है। तो सबसे जो कॉमन रीज़न है हेयर फॉल होने का या फिर बाल्डनेस होने का, वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यानी कि मेल पैटर्न बाल्डनेस। ये सबसे कॉमन रीज़न है और ज़्यादातर लोगों को इसकी वजह से ही हेयर फॉल होता है और बाल्डनेस होती है। यहाँ पर DHT हार्मोन जो होता है वो आपके जो हेयर रूट्स होते हैं उनको ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है। उसकी वजह से आपके बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता और डिफ्यूज़ मिनिएचुरेशन हो जाता है एंड धीरे धीरे वो हेयर आपका वहाँ से पतला होकर चला जाता है, हेयर लाइन रिसीड होती है। तो ये सबसे कॉमन रीज़न है। ये फैमिली और जेनेटिक्स में चलता है। तो अगर आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनमें है, तो आपके अंदर आने में चांसेस उसके रहते हैं। और इसके साथ साथ जब वो नेक्स्ट जनरेशन में आता है, यानी कि पेरेंट्स में से जब चिल्ड्रंस में आता है, तब वो कुछ ना कुछ हद तक ज़्यादा एग्रेसिव होता है। मतलब कि आपके फादर को मे बी 50 साल की उम्र में या 55 ईयर्स की एज में उनको बाल्डनेस हुई है, वही चीज़ आपके अंदर 25 या 30 ईयर्स की एज में हो रही है, ज़्यादा बड़ी, राइट। तो अगर ये चीज़ अगर आप देख रहे हो तो ये पैटर्न बाल्डनेस है। इसके सिवा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर हम भारत देश की बात करें, हमारे देश की बात करें, तो सबसे कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है B12 और D3 की। ये दो चीज़ें जब भी आपके बॉडी में कोई ना कोई रीज़न से कम होती है, तब आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जब हमें कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, जिसके लिए हम ड्रग्स, मेडिकेशंस यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। स्पेसिफिकली थायराइड की जो बीमारी है उस सिचुएशन में भी आपको हेयर फॉल ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे डिजीज़ है स्काल्प से रिलेटेड, जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें आपको कॉइन गोल गोल पैच हो जाते हैं छोटे छोटे पूरे सिर के अंदर। फिर आप स्काल्प इन्फेक्शन की बात करें तो रिंग वॉर्म्स है, जिसको हम टीनिया बोलते हैं। तो जब वो होता है, सोरियासिस होता है, तो लाइकन प्लानस होता है। तो ये सारी बीमारी ऐसी है जो आपको हेयर फॉल करती है, हेयर लॉस करती है और कभी कभी स्कारिंग एलोपेशिया भी करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो रीज़न लगता है, जो हर एक चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो पैटर्न बाल्डनेस हो, चाहे आपकी कोई बीमारी हो, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, तो वो है स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल। अगर आप अपनी लाइफ स्ट्रेस में जी रहे हो, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, मेंटल स्ट्रेस है उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पे आएगा और आएगा ही, और उसकी वजह से आपका हेयर फॉल बढ़ेगा 100%। उसके साथ साथ फिजिकल स्ट्रेस है, जैसे कि मान लो कि आपका एक्सीडेंट हो गया, मान लो आपको कोई बीमारी हो गई, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, टाइफॉइड है, कोरोना है। तो ये जब
बीमारियों से आप रिकवर होते हो, इस स्ट्रेस में से जब आप बाहर आते हो, उस टाइम पे आपको बहुत ही हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे कॉमन रीज़न हमने डिस्कस किए कि क्यों ऐसा होता है। अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है और मुझे इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या फिर मुझे इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो चलो बात करते हैं साइंस के बारे में, जो आपको बताएंगे कि आपको हेयर फॉल हो रहा है। हाय, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो आई एम डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट आरक्यूसी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, सूरत, इंडिया. After doing thousands of hair transplant and treating thousands of patients and implanting more than a millions of hair follicle, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के आपके सामने लेके आया हूँ और वो है हेयर फॉल का ट्रीटमेंट इन मैन, और उसके साथ साथ उसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको 5 से 6 ऐसे साइन बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो, ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम हेयर वॉश करने जाते हैं, हमारे हाथ में 5, 10, 15 बाल आ जाते हैं तो हम डर जाते हैं कि भाई इतने सारे बाल क्यों आ रहे हैं। और ये चीज़ जब आप 2 दिन बाद करते हो, यानी कि आप 2 दिन से आपने हेयर वॉश नहीं किया, तीसरे दिन आप हेयर वॉश करने जाओगे तो 15 के 45 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, और वो देख के और आप डरोगे कि अरे ये 50 बाल मेरे हाथ में कैसे आ गए। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, ऑन एन एवरेज 15-20 बाल आपके दिन के हेयर वॉश के टाइम पे, हेयर ऑयल लगाने के टाइम पे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब आपको चिंता कब करनी है? चिंता आपको तभी करनी है जब आपको 100 से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे हम तो पूरा दिन थोड़ा गिनने बैठेंगे। अब आपको ये ऐसे पता चलेगा, देखो बहुत सिंपल रहता है। आपको क्या करना है, पूरे स्काल्प में कहीं भी 24/7, ऐसा कोई टाइम नहीं है कि मैं हेयर वॉश करके ही चेक करूँगा इसलिए बाल नहीं आ रहे। तो कभी भी आप चेक कर रहे हो, आप जेंटली अपने 15 से 20 बाल पकड़िए, बालों को स्काल्प के अंदर, और उसको जेंटली पुल करिए, ऐसे खींचना नहीं है, जेंटली पुल करिए। और पुल करने के बाद आप देखिए कि आपके हाथ में कितने बाल आ रहे हैं। अगर 1 या 2 आ रहा है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर 5 से ज़्यादा आ रहा है, 10 से ज़्यादा, एवरी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, इधर से ले रहे हो 10 आ रहे, इधर से ले रहे हो 10 आ रहे, इधर से ले रहे हो 10 आ रहे, इधर से ले रहे हो 10 आ रहे हो, और कभी भी ले रहे हो आ रहे, तो ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना इमीडिएटली ज़रूरी है। दूसरा साइन कि आपकी जो हेयर लाइन है वो रिसीड हो रही है, ऐसे पीछे जा रही है। आपको क्लियर दिख रहा है कि भाई ये मेरा कॉर्नर पहले नहीं थे और इतने बड़े बड़े हो गए, तो वो हेयर लाइन आपकी रिसीड हो रही है, ऊपर चढ़ रही है, आपका फोरहेड बड़ा हो रहा है, तो ये अर्ली साइन है। और उसमें भी आपके फादर को बाल्डनेस है, तो आप समझ लीजिए कि आपका पैटर्न बाल्डनेस शुरू हो चुका है और उसको आप अर्ली स्टेज पे ट्रीट करवाइए। अगर लेट होगा तो प्रॉब्लम बड़ी होगी, सॉल्यूशन भी बड़ा आएगा, खर्चा भी बड़ा आएगा, राइट। तीसरी चीज़ है कि ओवरऑल हेयर थिनिंग आपके स्काल्प में जो हो रही है, वहाँ पर आपको देखना है कि भाई स्काल्प की स्किन जो है, विजिबिलिटी आ रही है, धूप गिरती है, पानी गिरता है तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अगर आपको विजिबिलिटी आ रही है तो एक साइन है कि भाई हेयर थिन हो रहे हैं, बाल जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ पैचेस, जैसे एलोपेशिया एरियाटा जिसको हम उंगली बोलते हैं, तो वहाँ पर गोल गोल 1 रुपये का जो सिक्का नहीं होता उसके जैसा गोल गोल पैचेस बन जाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है जिसको आपको ट्रीट करवाना ज़रूरी होता है। तो ऐसा क्यों कि जो हेयर फॉल है उसका ट्रीटमेंट आप जल्दी करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो क्या हो सकता है। देखो, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बट ये चीज़ें मैंने देखी हुई है, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा ये चीज़ें। देखो, जब हम कोई भी प्रॉब्लम है उसको जल्दी ट्रीट नहीं करते, राइट, तो क्या होने वाला है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम बड़ी ही होने वाली है ना, वो छोटी तो अपने आप नहीं होगी। इतने तो ऊपर वाले का हमारे ऊपर आशीर्वाद तो है नहीं कि अपने आप सब ठीक हो जाए ना हर बार। तो जब वो प्रॉब्लम है वो बड़ी होती है, राइट, तो क्या होता है कि उसका सॉल्यूशन बड़ा आ जाता है। अब अर्ली स्टेज में जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उनको मेडिसिन से ठीक हो जाता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा से ज़्यादा PRP या और अन्य कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो जाता है। बट जब उसको छोड़ देते हैं लंबे टाइम तक, तो
ये कैसे ना स्लो प्रोग्रेस करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, साइलेंटली हो जाएगा और 4-5 साल में अचानक से आपको समझ में आएगा ये क्या हो गया अचानक से, राइट। तो फिर वो ग्रेड 5 ग्रेड 6 7 पैटर्न बॉल्डनेस में चला जाता है, पूरा बाल्डनेस हो जाता है और ये चीज़ को ट्रीट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। मल्टीपल आपको हेयर ट्रांसप्लांट के सेशन करने पड़ते हैं, मल्टीपल दवाइयाँ खानी पड़ती है, पीआर भी करवाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें खर्चा लग जाता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अर्ली स्टेज पे उसको कंट्रोल में ले लें, ताकि आप अपने जो एग्जिस्टिंग नेचुरल हेयर है उसको बचा पाओ, उसको सेव कर पाओ, और जो चला गया है उसको हम अन्य ट्रीटमेंट करके वापस लेके आ जाए। ये सब रहेगा तो आप खुश रहोगे, क्योंकि हमने ग्रेड 5 6 7 में जो लोग 24-25 ईयर्स के हैं, 28 ईयर्स के, इवन 30-35 तक के हैं, इनको देखा है कि काफ़ी उनका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ होता है, डिप्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होते हैं और दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लुक्स। तो आप अगर वहाँ नहीं पहुँचे हो तो आपको पहुँचने की ज़रूरत नहीं, आप अर्ली इंटरवेंशन कीजिए। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हेयर फॉल के बेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं पुरुषों के अंदर। तो देखो, जब आप अर्ली स्टेज में हो, जब आपका हेयर फॉल जो है या हेयर लाइन जो है वो बहुत कम रिसीड हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क करती है। जहाँ पर आपका थिनिंग है वहाँ पर वो अच्छा रिजल्ट लेके आती है। अफकोर्स जो रूट जा चुके वो वापस मेडिसिन से नहीं आने वाले, तो बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली 2 ही मेडिकेशन है हेयर फॉल में, और वो है मिनोक्सिडिल एंड फिनास्टेराइड। अब जो मिनोक्सिडिल है वो लोशन फॉर्म में आता है। वो क्या करता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स है उनको थोड़ा सा ब्रॉड करता है, वाइड करता है, तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो आपके हेयर हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। जब तक आप यूज़ करना शुरू रखोगे आपको बेनिफिट मिलना शुरू रहेगा मिनोक्सिडिल। सिमिलरली जो फिनास्टेराइड टैबलेट्स होते हैं वो आपके डीएसटी हार्मोन को ब्लॉक करते हैं। जो डीएसटी हार्मोन जिसकी वजह से आपको गंजापन हो रहा है, बाल्डनेस हो रही है, तो वो डायरेक्टली डीएसटी हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लॉन्ग टर्म पे, अगर, और वो भी 1-2% में होते, हर एक को नहीं होते, 98-99% को इनका फ़ायदा मिलता है। सो ये जो मेडिकेशंस है वो आपको खुद से यूट्यूब के वीडियोस देख के यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि आप यूज़ करोगे आपको फ़ायदा तो नहीं होने वाला है, बट साइड इफ़ेक्ट डेफिनेटली होंगे। तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपको कोई भी मेडिकेशंस यूज़ करनी है, आप हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की एडवाइस लीजिए, चाहे आपके सिटी में हो, कहीं पे हो, या आपसे दूर हो, कहीं पे भी हो, आप डॉक्टर को पूछ के बात करके ही वो दवाई अपने बॉडी के अंदर डालिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है पीआरपी। सब जानते होंगे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में। पीआरपी में आपका ब्लड लिया जाता है और वो ब्लड से दवाई बना के, हाई कॉन्सेंट्रेट प्लेटलेट्स बना के आपके स्काल्प में इंजेक्ट किए जाते हैं, ताकि जो आपके हेयर हेल्दी नहीं है, कमज़ोर हो गए, वो अगेन हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाए। मिनिमम इसके 6 सेशन सजेस्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 6 सेशन करवा लोगे और उसका बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा, ऐसा कुछ आता ही नहीं है मेडिसिन्स में। तो जब तक आप ये सब चीज़ें कंसिस्टेंटली अच्छे से करते रहोगे, तब तक आपको डेफिनेटली आपको जो बेनिफिट्स है वो मिलते रहेंगे। तीसरी चीज़ होती है हेयर ट्रांसप्लांट, जो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, जो आपको बॉल्डनेस को, उसको ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है और अच्छे से आपको सॉल्यूशन करके देते हैं। और जब ये अर्ली स्टेज में होते हैं तब आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है, जैसे ग्रेड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 तक आपको अच्छे बेनिफिट्स देता है। 5 6 7 ग्रेड में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। तो अर्ली, जैसे मैंने बोला, हमेशा अर्ली स्टेज में आपको ट्रीटमेंट लेना है। हेयर ट्रांसप्लांट 2 तरीके से होते हैं, FUE और FUT। इसके सिवा आप जो भी नाम सुनते हो सारे फैंसी नेम है, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 ही मेन टेक्नोलॉजी है, FUE एंड FUT। क्या फ़र्क है दोनों में? FUE में आपके एक बालों को निकाल के इम्प्लांट किया जाता है, और FUT में पूरा स्ट्रिप निकलता है और उसमें से एक हेयर को सेपरेट करके आपके अंदर आपके स्काल्प में इम्प्लांट किया जाता है। उसके सिवा सारी जो प्रोसेस होती है वो सेम होती है। तो और स्कारिंग की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ दोनों सिचुएशन में, तो FUE में स्मॉल राउंड शेप मल्टीपल स्कार्स होते हैं, तो कंपैरेटिवली वो FUT से थोड़ा ज़्यादा कॉस्मेटिकली बेटर होता है, क्योंकि FUT में आपको एक लंबा सा स्कार आता है, लीनियर स्कार आता है। तो और जब आप वो स्किल्ड डॉक्टर के पास कराओगे तो वो भी स्कार मिनिमल होने के चांसेस पूरे हैं। चौथी चीज़ होती है LLT थेरापी, लो लेज़र लाइट थेरापी। ये जो लाइट थेरापी है वो
लेज़र लाइट डायोड इमिशन करती है और जिसकी वजह से अगेन आपके स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से आपको हेयर ग्रोथ में फ़ायदा होता है। तो ये सारी ट्रीटमेंट मेंटेनेंस के लिए आप लॉन्ग टर्म में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गई बात कि डॉक्टर के पास आपको क्या क्या ट्रीटमेंट्स लेनी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि घर पे आप ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे आपका हेयर फॉल है वो कंट्रोल में आए और आपके हेयर जो है वो हेल्दी रहे। तो ऑब्वियसली हम हमेशा ये चीज़ को अवॉइड करते हैं, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये सबसे पावरफुल चीज़ है, इससे पावरफुल और कुछ नहीं है। दवाई अभी मैं नहीं गिनता हूँ। तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफस्टाइल पे वर्क करना ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे बाल चाहिए, आपको अपना हेयर फॉल रोकना है और इसमें आता है सबसे पहले कि आप क्या खाते हो। तो अगर आप हेयर को हेल्दी बनाना चाहते हो तो आपको प्रोटीन रिच डाइट्स लेनी पड़ेगी, जैसे कि पनीर, लेंटिल्स हो गए, मूंग दाल है, चना दाल है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो तो चिकन है, एग्स है, इसके अंदर प्रोटीन आपको मिलता है। इसके साथ साथ आपको कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स भी लेने हैं, यानी कि वो सब आपको मिलेगा मिल्क में से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से, और कैश्यूज, आलमंड्स, ये सब, वॉलनट्स, इसमें से आपको एसेंशियल कुछ ऑयल्स मिलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अपनी लाइफस्टाइल में डालनी है, आपको खाने में डालना है, ताकि आपके जो हेयर है वो हेल्दी हो सके। इसके साथ साथ हम बहुत बार ऐसे शैम्पूज अननेसेसरीली गलत तरीके से, गलत एडवर्टाइजमेंट में आके कुछ ना कुछ करके हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कुछ आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फैंसी ऑयल्स जो मार्केटिंग से आपको दिखाए जाते हैं, उससे आपको इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल का एक ही पर्पज़ है और वो है आपके स्काल्प को मॉइस्ट करना। ये दुनिया में ऐसा कोई ऑयल ही नहीं बना है जिससे आपको हेयर गंजा है उसको बाल आ जाए। तो ऐसे गलत मार्केटिंग में आप मत जाइए, आप नॉर्मल चीज़ों पे ध्यान दीजिए। कोकोनट ऑयल बेस्ट, इजीली अवेलेबल और मैक्सिमम आपको बेनिफिट देगा। रात को अच्छे से गर्म करिए, अच्छे से गर्म करने के बाद स्काल्प में मसाज करिए, ओवर द नाइट आपको रखिए या 2 घंटे बाद आप उसको शैम्पू से वॉश कर दीजिए। दैट्स इट। ऑयल का काम है आपके बालों को मॉइस्ट करना और कुछ नहीं करने वाला है, राइट। सिमिलरली शैम्पू का काम है आपके स्काल्प को क्लीन करना। उसकी कोई भी शैम्पू यूज़ करने से अगर बाल उग जाते तो मेरे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं जिनको बालने से, उसको मैं शैम्पू और ऑयल देता और बोलता कि भाई यही लगाओ आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही, राइट। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। देखो, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ओवरऑल आपकी हेल्थ बढ़ती है। और जब भी आपकी हेल्थ बढ़ती है, अच्छी होती है, तब उसका इम्पैक्ट बालों पे आता है, आपके हेयर हेल्दी होते हैं। अगर मैं मेरी बात बताऊँ तो हम जो इतने सारे हेयर ट्रांसप्लांट जो पेशेंट्स में करते हैं, उसमें से एक पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिम और एक्सरसाइज करते हैं और एक पेशेंट ऐसे होते हैं वो कुछ नहीं करते। दोनों के अगर रिजल्ट में हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो जो एक्सरसाइज कर रहा है, जिम कर रहा है, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रख रहा है, उसका रिजल्ट उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सिमिलरली अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें भी ये चीज़ें आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगी। इसके साथ साथ आपको दिन का 5 लीटर पानी पीना है और 7 घंटे नींद लेनी है। रात को अच्छे से जल्दी सोना है, मोबाइल में टाइम पास नहीं करना है, सुबह जल्दी टाइम से जग जाना है। इसके साथ साथ आपको जो वो हम स्ट्रेटनिंग करते हैं एक्सेसिव हीट यूज़ करके, जिस अगेन ये कंसिस्टेंटली डेली करने से आपके बालों को डैमेज होने वाला है। केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, मतलब बार बार करवाने, ये सब चीज़ें बार बार करवाने से डेफिनेटली आपके हेयर को प्रॉब्लम होगी। तो हो सके उतना नेचुरल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके अपने बालों को हेल्दी बनाइए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मुझे हेयर फॉल का ट्रीटमेंट लेना है, राइट, तो अगर आप सही जगह से लोगे तो आपको फ़ायदा होगा, राइट। कि मैं सही डॉक्टर के पास से ट्रीटमेंट लूँ तो आपके प्रॉब्लम सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये डॉक्टर सही है या ये डॉक्टर सही है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे थोड़ी बहुत चर्चा करूँगा। देखिए, अगर आपको हेयर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और आप उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर का डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, ठीक है। आपको ऐसे डॉक्टर ढूंढने हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट हो, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट ही एक ऐसा डॉक्टर है जो आपके हेयर को ठीक करने में आपकी सबसे ज़्यादा और बेस्ट वे में आपकी हेल्प करेगा।
एक बार आपको डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मिल गए कि हाँ ये डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है, मेरे सिटी के है, मेरे स्टेट के है या मेरे कंट्री के, उसके बाद सेकंड थिंग आपको देखना है रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स। आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, आप चेक करिए कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है उनका कितना एक्सपीरियंस है, कितने पेशेंट्स उन्होंने ट्रीट किए हुए हैं, उनके बारे में लोग क्या बोलते हैं, गूगल रिव्यूज़ क्या बोलता है, वीडियोज़ में लोग क्या बोलते हैं। वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे कौन से डॉक्टर के पास कैसे ट्रीटमेंट लेना है। फिर आप देखिए कि जो डॉक्टर है उनके क्लिनिक में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसी टेक्नोलॉजीज से वो काम करते हैं, बाकी जो ट्रीटमेंट्स करने वाले लोग हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं। ये सब चीज़ें देखने से आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या वो जो डॉक्टर है वो आपको इनफ टाइम दे रहे, आपका जब कंसल्टेशन हो रहा है तब आपकी समस्या को समझने में आपको टाइम दे रहे, आपकी प्रॉब्लम को समझ के आपको अच्छे से गाइड कर पा रहे। तो जब ये चीज़ें सब आपको मिलती है तब आप जाके आपकी प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई होती है, डायग्नोसिस होता है कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन है। तो मैं आपको ये सब चीज़ें देख के ही आपको अपने डॉक्टर्स को चूज़ करना है। अगर आपके सिटी में ऐसे डॉक्टर है या फिर आप पेरीफेरी में रहते हो, कई बार लोग दूर दूर रहते हैं जहाँ पर ये सब नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी डॉक्टर्स के ले सकते हो। हमने स्पेसिफिकली यही चीज़ के लिए फ्री असेसमेंट भी रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो फॉर्म भर दीजिए और हमारी टीम जो है वो डेफिनेटली आपको जो भी पॉसिबल है वो सारी हेल्प करेगी। तो अब हम कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो हमें लोग बहुत पूछते हैं कि सर ये हेयर फॉल ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा, मुझे कब रिजल्ट मिलेगा, क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ेंगे। तो देखिए, जो हेयर फॉल, अगर आप कोई भी हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो हर एक ट्रीटमेंट का अलग अलग कॉस्ट होता है ऑन एन एवरेज। तो मैं आपको एक रेशियो बता सकता हूँ कि मान लो कि अगर आप कोई डॉक्टर का कंसल्टेशन लेने जाते हो तो डॉक्टर कंसल्टेशन का चार्ज आपको 300-400 से लेके 4 से 5 हज़ार रुपये तक का मिलेगा, क्योंकि हर एक सिटी का अपना अपना चार्ज है। मुंबई में, दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी जो स्टेट है वहाँ पर कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर कंसल्ट करने जा रहे हो। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, मेडिसिन्स की बात करें, तो मेडिसिन्स 1,000 से लेकर 2-3 हज़ार रुपये तक का आपको एक महीने का खर्चा दे सकती है। अगर हम पीआरपी की बात करें तो पीआरपी का खर्चा आपको 5,000 से लेके आई थिंक 10 से 15 हज़ार तक पर सेशन आपको चार्ज लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से सिटी से कैसे करवा रहे हो, राइट। तो आई थिंक ये कॉमन चार्जेस थे। इसके सिवा जो आता है कि भाई मैं अगर ट्रीटमेंट शुरू कर रहा हूँ तो मुझे कितने टाइम में रिजल्ट मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छे से आपको समझना ज़रूरी है। देखो, आप ट्रीटमेंट शुरू करोगे, 10 दिन गए, 15 दिन गए, 1 महीना हुआ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दवाई बंद कर दी, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको 6 से 8 महीने मिनिमम गिन के चलने, अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो तो उसका आपको रिजल्ट दिखे, ठीक है। इसी सिमिलरली अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो 8 से 12 महीने आपको मिनिमम गिन के चलने, और उसके बाद भी इन सब चीज़ों में डिपेंडिंग कि क्या रीज़न था, आपको मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। ज़्यादातर जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, तो उसमें फिर आपको ज़्यादा बहुत और कुछ मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस की बात करें तो वो लाइफ लॉन्ग चीज़ है। हेयर ट्रांसप्लांट हो गया तो बाकी के जो आपके हेयर है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत आगे जाके पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है और अकॉर्डिंगली आपका जो ट्रीटमेंट है वो प्लान करना है। तो आई थिंक मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप कुछ भी बातचीत करना चाहते हो तो हमारे आप कमेंट डाल सकते हो। मैं कमेंट में हमेशा एक्टिव रहता हूँ, आपको आंसर देंगे। उसके साथ साथ अगर वहाँ से आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप कांटेक्ट भी करके आप बातचीत कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने एक वेबसाइट का लिंक भी डाला है और एक फॉर्म का लिंक भी डाला है। अगर आप चाहते हो कि कैसा रिज़ल्ट है ये सब देखना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, सब देखिए, क्योंकि वेबसाइट में हमने सारी चीज़ें बहुत ही, मैंने खुद पर्सनली लिखी है। तो आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया आएगा कि क्या सारी प्रोसेस होती है, कैसे रहता है। हेयर ट्रांसप्लांट हो या हेयर फॉल हो, हर एक चीज़ के बारे में लिखा है। फॉर्म के अंदर आपको कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम है, नंबर है, आपकी उम्र है, कुछ चीज़ें पूछी जाएगी, वो आपको भरना है।
जैसे ही वो आप भरोगे, हमारी टीम है वो आपको कनेक्ट करेगी और आपसे बातचीत करेगी और आगे के आपको स्टेप एक्सप्लेन करेगी कि क्या करना है। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।